जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि पर्यावरण का जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण है। इस टॉपिक से दोस्तों हम आप लोगों के बीच में 50 प्रश्न है वो लेकर आए हैं, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण से आपको 10 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करके बोल रहे थे कि भूगोल का और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करें, साथ में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सभी का जो पीडी अब जो आपका पीडीएफ है वो दोस्तों आप टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ में आपका इन सभी सब्जेक्ट का जो वीडियो है दोस्तों, वो हमारा जो चैनल है ना, उसमें हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, और उसमें प्रयोगशाला परिचालक है, उसमें जाकर देखिएगा। उसमें आपको भूगोल का 20 वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, 20 अलग अलग टॉपिक पर है वो पूरा आपको मिल जाएगा उसमें। साथ में आपका सीजीजी के है, उसमें का आपका दोस्तों टोटल 70 वीडियो है वो अपलोड है दोस्तों, जो कि एक एक टॉपिक से है वो पूरा लिया गया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपके पास अभी 1 हफ्ते का समय है, इसमें आप पूरा उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको ये सब चीज़ है वो मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो लैब टेक्नीशियन है उसमें आपको सीजीजी से कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा। साथ में इंडिया जीके है और सीजीजी के है, तो इंडिया जीके और सीजीजी के ये दोनों है आपको पूरा है वो पूरा हमारे प्लेलिस्ट है प्रयोगशाला परिचालक, उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में भूगोल का भी 20 क्वेश्चन है दोस्तों। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने पहला प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में है, उसे जानेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से है वो हुआ था। तो यहाँ पर जापान है दोस्तों, जापान वहाँ वहाँ पर मिनीमाता रोग है उस टाइम में बहुत ज़्यादा वो फैल गए थे। तो उसी में दोस्तों जो जल में है जो किसके वजह से जो प्रदूषण है वो फैला था, पारा की वजह से, अत्यधिक पारा के होने से, सीसा के होने से, साइनेट की वजह से, या फिर मिथिल आइसोसाइनेट के वजह से। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पारा की जो अत्यधिक मात्रा है वो जल में मिल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों जो वायु पानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया था, और इसी की वजह से जो पारा की अधिकता की वजह से दोस्तों वहाँ पर है ना मिनी माता रोग है वो ज़्यादातर है वो देखने को मिला था। तो ये यहाँ पर पारा है दोस्तों, इसके बारे में बात करें, पारा है दोस्तों, इससे जो रोग होता है वो होता है आपका मिनी माता रोग है ना, मिनी माता रोग है ये होते हैं। साथ में ये जो प्रभावित करते हैं दोस्तों, किसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो ये जो तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, है ना, नर्वस सिस्टम, उसको डायरेक्ट इफेक्ट है वो करता है। साथ में हम यहाँ पर शीशा की भी बात कर लेते हैं, जो आपका शीशा है ना, ये भी है, अब इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो डालते हैं। साथ में आपका जो साइनाइड है, साइनाइड है आर्सेनिक की, इसी की तरफ दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ है जिसमें आपको जो इफेक्ट करने वाले आर्सेनिक है, जो ब्लैक फूड है वो प्रकार से रोग है वो होता है, जो कैंसर का कारण है वो बनता है। साथ में जो कैडमियम है ना, कैडमियम सीडी जिसका सूत्र होता है कैडमियम, इसे इटाई इटाई रोग है वो होता है, और ये दोस्तों किडनी को फेल कर देता है। साथ में अगर और जो तत्व है जिसमें नाइट्रोजन है, कोयला है और फ्लोराइड है, ये सभी चीज़ है दोस्तों बहुत सारा, जैसे नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, उसको क्या करता है, ये प्रकार का रोग होता है। और साथ में इस जो प्रभावित करने वाला जो एरिया होता है दोस्तों, बच्चों का शरीर है उसको पूरे तरीके से नीला कर देते हैं, कौन, नाइट्रेट को ज़्यादा मात्रा में। हाँ, साथ में अगर कोयला है उसको न्यूमोनोकोकस नाम का रोग होता है, और ये फेफड़ा को है प्रभावित करता है। साथ में जो फ्लोराइड है दोस्तों, फ्लोरोसिस नामक रोग है उसको फैलाता है। साथ में दांत और मुंह है उसको क्या करता है, प्रभावित है वो करता है। ये कुछ चीज़ था जिसको आपको जानना है इस प्रकार के, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है दोस्तों उसमें कूट में है वो पूरा पैटर्न है वो बनाया है वो है क्वेश्चन व्यापम के द्वारा। तो ये चीज़ है आपको जानना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉजिक टाइप से क्वेश्चन है, ये सब चीज़ को आपको देखते हुए चलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक है दोस्तों उसको पढ़िए, क्योंकि बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित पारायुक्त जल में पाए जाने वाली मछली खाने के कारण होने वाला जो रोग होता है दोस्तों वो क्या होता है। जैसे आप क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर जो जल रहता है, तो उसमें जल है तो उसमें क्या है, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पारा की, है ना। तो अब पारा की अधिकता है तो उसमें हम अगर
उस जल को ग्रहण करते हैं तो और साथ में है ना, यहाँ पर है जो अब जल के अंदर ऑब्वियसली क्या रहेगा दोस्तों, मछली है वो रहता है, तो उसको अगर वो मछली को हम खाएंगे तो किस प्रकार के रोग है वो हमको हो सकता है, मिनी माता रोग, हाशीमोटो रोग, ऑस्ट्रेलियो फ्लोरोसिस रोग या फिर इताई इताई रोग है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मिनी माता रोग है दोस्तों वो पारे की अधिकता की वजह से जल में अगर पारा उपस्थित है तो उसके अधिकता की वजह से दोस्तों यहाँ पर मिनी माता रोग है वो हो जाता है। यहाँ पर इताई इताई रोग है दोस्तों, इसके बारे में भी जो इताई इताई रोग है वो किसकी उपस्थिति होता है, कैडमियम की प्रेजेंस में है वो होता है दोस्तों। और ये क्या करता है कि अब कैडमियम की अधिकता होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर किडनी है वो हमारे शरीर में अगर कैडमियम है वो ज़्यादा मात्रा में हो गए तो हमारा जो किडनी होता है उसको फेल कर देता है। तो इसको भी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करते हैं। तो कौन कौन से जो धातु है दोस्तों क्या करेगा, जो प्रदूषित करेगा, किसमें यहाँ पर धातु है वायु को प्रदूषित करेगा, मरकरी, कैडमियम, लीड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो किसके वजह से होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपका जो पेट्रोल जलता है ना, पेट्रोल के जलने से दोस्तों यहाँ पर है जो लेड है वो निकलता है, पीडी है वो लेड लेते हैं, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकलता है। ये सब क्या करते हैं, वायु को क्या है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोस्तों प्रदूषित है वो कर देता है। तो इन सब चीज को भी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये धुआं वाला होता है, ये ज्यादा है ना उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, ज्यादा प्रदूषित नहीं करता है ना। वैसे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रदूषित, कार्बन की अगर अधिकता हो जाएगा दोस्तों तो इससे भी ज्यादा है वो हो, लेकिन इन जो और दिए है तत्व दिए, मरकरी, लेड दिया है और कैडमियम दिए, इनकी बेस पर ही कम इफेक्टिव होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का। यहाँ पर देखिए, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है दोस्तों, यहाँ पर मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या फिर बेंजीन है। तो जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है दोस्तों, उसका जो मुख्य घटक है वो कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मीथेन गैस है दोस्तों आपका नेचुरल गैस के अंतर्गत है आता है और इसका मुख्य घटक होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर है ना, ये इथेन, बेंजीन और प्रोपेन है दोस्तों, इसको मिलाकर बनाया जाता है ना, लेकिन मीथेन आपका नेचुरल गैस है वो आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है वो बोलता है दोस्तों, जल गैस क्या है, कार CO+H2, CO+H2O, CO2+H2 या फिर CO2+H2O, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जल का गैस है दोस्तों वो क्या चीज होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है दोस्तों, ये आपका जल गैस के रूप में है वो जाना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है ना। ऊर्जा के किस रूप में दोस्तों यहाँ पर प्रदूषण की समस्या है वो नहीं होता है, कोयला को जलाने से, परमाणु को जलाने से, पेट्रोल जलाने से, फिर सौर सेल से है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर सौर ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं दोस्तों तो वो किसी भी प्रकार से प्रदूषण को नहीं फैलाता है। कोयला है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण करता है, साथ में जो परमाणु है ना, परमाणु रिएक्टर है वहाँ पर भी हम कोई भी एलिमेंट्स है जैसे आपका विखंडन करेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम, इनके विखंडन करने से उसमें क्या रहता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व है दोस्तों वो निकलता है। साथ में पेट्रोल को जलाएंगे दोस्तों तो इसमें भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है निकलता है, लेड है निकलता है, पारा निकलता है, ये सब चीज़ निकलते रहते हैं दोस्तों। इसकी वजह से भी क्या है, आपका पूरा वातावरण है वो प्रदूषित होते रहता है। अगर इसको अगर जल में भी डालते हैं तो उसको भी, जल को भी प्रदूषित कर देता है, कोयला है वो भी इफेक्ट करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू बेबी रोग का कारण जल में निम्न की अधिकता की वजह से होता है दोस्तों। यहाँ पर जो ब्लू बेबी रोग है दोस्तों किसकी अधिकता से होता है, जल में रहेगा तो यहाँ पर एक कार्बोनेट है उसकी, सल्फेट है उसकी, या फिर नाइट्रेट या फिर मरकरी है उसकी, या फिर इनमें से कोई। तो किसकी अधिकता से दोस्तों, जो जल है उसमें किसकी अधिकता की वजह से यहाँ पर जो ब्लू बेबी रोग है वो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रेट की अधिकता रहेगा जल में तो क्या होगा, जो ब्लू बेबी रोग है वो होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है दोस्तों वो नाइट्रेट के प्रेजेंस में होता है, और साथ में जो इसको प्रभावित करने वाले थे वो बच्चों के जो शरीर होता है दोस्तों उसको क्या करते हैं, नीला कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर का क्वेश्चन है, इसके देखते हैं।
8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी माता रोग किससे संबंधित है? आर्सेनिक से, कैडमियम से, लेड से या फिर मर्क्यूरी से? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मिनी माता रोग है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मरकरी, जो आपका पारा है ना, पारा है, इसको भी मरकरी है भी बोला जाता है ना। तो इसमें आपका क्या है, तो जो मिनी मात्रा रोग है दोस्तों, पारा की ज़्यादा मात्रा में रहेगा तब है वो क्या हो जाता है, आपका मिनी मात्रा रोग है होता है कब, जब जल में रहेगा तब, है ना। तो ये चीज़ है, मरकरी भी है, ये इसे भी क्या होता है, आपका मिनी मात्रा रोग है वो देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? नलिका कटाव, हरित क्रांति, परती भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति। जैसे ही दोस्तों हरित क्रांति है, ये हमारा जो भारत है दोस्तों, यहाँ पर हरित क्रांति है वो, है ना, 1970 के दशक में है दोस्तों, 1970 के दशक में ही यहाँ पर है वो क्या हुआ था, हरित क्रांति है वो भारत में थे। और हमारे देश में, भारत में दोस्तों एस स्वामीनाथन है वो क्या है, हरित क्रांति के जनक के रूप में है वो जाने जाते है दोस्तों। तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण का कारण क्या है, हरित हरित क्रांति के आने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो केमिकल है और आपका जो रासायनिक पदार्थ है उनकी उपयोगिता है बढ़ने की वजह से दोस्तों फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ा है, लेकिन जो हमारा मृदा है उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दोस्तों उसको इफेक्ट कर है, जिसकी वजह से वो बंजर धीरे धीरे क्या है बंजर होता है, और जो मिट्टी है वो कंकड़ के रूप में है वो कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है दोस्तों पूरी तरीके से है वो बर्बाद होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इसके उपचार के लिए दोस्तों हमें जैविक कृषि है वो करना चाहिए, साथ में कुछ हिस्से में है वो धीरे धीरे एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ है वो करते रहना चाहिए, जिससे मृदा है वो उसकी उर्वरक क्षमता है वो बचा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, डीजल या फिर पेट्रोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लकड़ी क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी आपका कोयला जीवाश्म है, ईंधन वाला कोयला है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो क्योंकि जो कोयला होता है दोस्तों और अरबों वर्षों के बाद है दोस्तों इसका निर्माण है वो होता है, और जो जो शैवाल थे और जो आपका, है ना, शैवाल है उनके वजह से, और जो बहुत सारे जो पेड़ पौधे तो उसके नीचे दबने की वजह से जो करोड़ों वर्षों के बाद है दोस्तों जो जीवाश्म है फॉसिल होते हैं, उनके दबने की वजह से जो है दोस्तों आपका जो डीजल है पेट्रोल है वो बनते, साथ में कैरोसिन है वो भी बनते हैं। तो इसको भी जो जीवाश्म ईंधन है दोस्तों वो बहुत सारे कई वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, और ये क्या है एक प्रकार से जो ईंधन होता है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो जीवाश्म के उच्च दाब से दोस्तों क्या होते हैं, उच्च दाब और ताप के वजह से, उच्च दाब और जो ताप में दबने से है दोस्तों जीवाश्म ईंधन वो बनता है। ईंधन है दोस्तों आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, ये सब क्या होता है आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है आते हैं। और यहाँ पर जो कोयला है दोस्तों ये भी आपका क्या है एक प्रकार से क्या ईंधन के रूप में हम इसको उपयोग नहीं करते हैं ना, लेकिन ये कोयला भी है, ये क्या है बहुत सारे टाइम में इसका भी निर्माण है वैसी होती है, लेकिन आपका लकड़ी है प्योर है दोस्तों, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है वो नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन गैस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो आपको इनडोर वायु प्रदूषण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक होता है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रेडॉन गैस। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का या फिर लेड का या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो परमाणु ईंधन के रूप में दोस्तों हम प्रयोग नहीं करते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लेड है ना। इसको हम क्या करते हैं परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है दोस्तों इसको हम परमाणु ईंधन के रूप में है वो जो नाभिकीय रिएक्टर है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, और अत्यधिक मात्रा में दोस्तों हम है क्या कहते हैं इसके विखंडन करने की वजह से वहाँ से एनर्जी है वो प्राप्त होती है, जिसको बहुत सारे माध्यम में है वो इसका उपयोग है वो हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चौराहों में अक्सर खड़े रहने वाले यातायात नियंत्रक के शरीर में कौन सा वायु प्रदूषक मिल सकता है? डीडीटी, शीशा, ओजोन या फिर पारा? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो
जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो खड़े होते हैं दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस है ना, उनके शरीर में क्या है, वो क्या करते हैं, पूरे यातायात को कंट्रोल करते रहे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे। तो वहाँ पर है जो वाहन है उनसे चलते रहते, तो उससे क्या होता है, लेड निकलता है, शीशा निकलता है, और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकलते रहते हैं। इसके वजह से दोस्तों वहाँ पर जो यातायात नियंत्रक है उसके जो शरीर के अंदर में जो है मात्रा है, वो शीशा की मात्रा है वो बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर शीशा लेड है ना, जिसको लेड बोलते हैं, लेड है ना, लेड है, उसकी मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में है वो मिल जाता है, और यही प्रदूषक को दोस्तों हमको वहाँ पर है उसके शरीर में है वो प्राप्त होंगे ज़्यादा मात्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलपक्का में, कोटा में, तारापुर में, या फिर नरोडा, या फिर सल्फर में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो प्रथम जो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, हम तारापुर में है दोस्तों, ये इसको क्या किया गया था, स्थापित है किया गया था। ये क्या है आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों, वहाँ पर स्थापित है। साथ में आपको बहुत कितने हैं अलग जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, उसमें रावा भाट है जो कि राजस्थान में है। साथ में कुंडलकुलम है, तमिलनाडु में स्थित है। कैगा है, कर्नाटक में स्थित है। काकरापार है, गुजरात में स्थित है। और कल्पक्कम है, वो तमिलनाडु में है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। साथ में जो आपका जो नरोरा है दोस्तों, है ना, ये उत्तर प्रदेश में है, क्या यूपी में दोस्तों, है ना, ये उपस्थित है। तो ये सब क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसमें बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होता है? बायोमास, एथेनॉल, पानी, हाइड्रोजन, या फिर सल्फर? तो किसको जलाने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वो उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम इन सब चीज़ को क्या उपयोग है, वो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ना। तो इसमें हम हाइड्रोजन है उसको अगर हम ईंधन के रूप में अगर जलाएंगे दोस्तों, हवा में जलाएंगे, तो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं पैदा करता है। बाकी आप एथेनॉल को जलाओगे तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बायोमास उसको जलाओगे, पानी से भी दोस्तों आपको कार्बन है वो मिलेगा। और सल्फर को भी जलाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है आपको क्या बोल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा ppm में लगभग कितनी है? 250 है, 300 है, 360 है, 400 है, या फिर 460 है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की वजह से दोस्तों अगर ppm में इसको अगर हम मापते हैं, तो उनकी जो मात्रा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 400 ppm के लगभग है वो प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अति हानिक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी होती है दोस्तों? UVA, UVC, UVB, UVD, या फिर UVF? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा है अल्ट्रावायलेट किरण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरण है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। तो हम बता देते हैं यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट किरण है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है UV किरण A, UV किरण B, और UV किरण है वो C। ये सी है ना, ये 3 प्रकार के हैं दोस्तों होते हैं। ये तीनों में से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस, है ना, वो होता है आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अल्ट्रावायलेट सी है किरण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और अत्यधिक हानिकारक है दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। जल प्रदूषण के संदर्भ में BOD का मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ओजोन डिमांड, या फिर बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड? तो यहाँ पर इसका जो BOD है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? तो क्या है दोस्तों आपका, तो इसका जो मतलब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है दोस्तों। ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब है वो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है दोस्तों, यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर DO है, DO भी अगर हो सकता है पूछ दे, तो ये क्या करता है दोस्तों, डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। इसका फुल फॉर्म कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। और ये दोस्तों जल में इसका जो अधिकतम मान होता है वो 8 मिलीग्राम, कितना, 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम पर लीटर होता है दोस्तों। कितना, 8 ग्राम पर लीटर होता है कि इसका डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका। साथ में आपका BOD है दोस्तों इसका, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसमें जल में इसका जो अधिकतम मात्रा होता है दोस्तों वो होता है आपका 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है। कितना होता है, 10 मिलीग्राम
पर लीटर होता है। साथ में एक चीज़ और होता है जिसको सीओडी के नाम से है वो जानते हैं। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, और जल में इसका जो अधिकतम मात्रा होता है दोस्तों वो 20 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बीओडी और सीओडी की मात्रा में अधिकता है दोस्तों, वो जल की अशुद्धता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको कोर्ट में भी है वो पूछ सकते हैं क्योंकि पैटर्न चेंज है। ये वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे इसमें से, इसको कहीं से भी घुमाकर पूछ ही लेता है। अधिकतर हर एग्जाम है दोस्तों इसको इस क्वेश्चन को पूछता है, बीओडी वाला, है ना। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 19वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः चक्रीकरण के संदर्भ में निम्न तथ्य है। तो 2 स्टेटमेंट दिए गया है दोस्तों, उसमें आपको उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत में 40% प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः चक्रीयकरण किया जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, जबकि विकसित देशों में इसका प्रतिशत 15 से 20% है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है, तो देख सकते हैं एक सही है तथा 2 गलत है। दोनों ए व दो, एक और 2 सही है, 2 सही है लेकिन एक गलत है, और दोनों 2 व 1 गलत है बोला गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, तो इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों 2 व 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर गलत है। यहाँ भारत में 40% प्लास्टिक अपशिष्ट है वो पुनः चक्रीकरण है वो नहीं किया जाता है दोस्तों। साथ में यहाँ पर जो विकसित देश है वहाँ पर भी 15 से 20% है इसका उपयोग है वो नहीं किया जाता। इस प्रकार से आपका दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल से उत्सर्जित वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट जल अपशिष्ट में बीओडी है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी सबसे कम मात्रा होती है। अपशिष्ट वेस्ट पेपर मिल में, कृषि आधारित पेपर मिल में, लकड़ी या फिर कास्ट आधारित पेपर मिल में, फिर निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे करके बोला गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपका बीओडी है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसमें क्या है, जो जल है, जो जल अपशिष्ट है उसमें बीओडी की मात्रा सबसे कम किस में होगा बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसका आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी हम नहीं कह सकते क्योंकि किसमें कितने मात्रा में आपका बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसमें प्रेजेंस रहेगा, क्योंकि अलग अलग है सभी। क्या इसमें अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें मात्रा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में जल प्रदूषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सेक्शन 277, सेक्शन 281, सेक्शन 381 या फिर सेक्शन 267। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सेक्शन 277 के अंतर्गत दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो इंडियन पेनल कोड था, है ना, उसमें यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में है, इसका उल्लेख है, वर्णन है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1774 की मूल पदार्थ विषयक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है दोस्तों, जल प्रदूषण का बचाव एवं नियंत्रण करना है, जल की संपूर्ण तापमान का अवलंबन व पुनः निर्धारण करना है, जल प्रदूषण बचाव व नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन करना है, फिर उपरोक्त पदार्थ विषय से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है वो दिया गया है, जिसमें आपके पदार्थ विषयक 1 एवं 3 सही है, पदार्थ विषयक 1 एवं 2 सही है, पदार्थ विषयक 2 एवं 3 सही है, फिर पदार्थ विषयक 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जल के बारे में पूछे तो किसके बारे में पूछे, जल प्रदूषण अधिनियम है 1974 के जो मूल पदार्थ विषयक उसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें कौन कौन सा चीज़ है वो करेक्ट है, उसको बारे में आपको है वो बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का बचाव नियंत्रण के लिए यहाँ पर जो अधिनियम है 1974 उसमें इसके बारे में बताया गया, साथ में जल की संपूर्ण तापमान का अवलंबन और उनका पुनः निर्धारण करना इसके बारे में भी उल्लेखित है, और जल प्रदूषण बचाव और नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन है दोस्तों किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 23वां नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निर्धारण
नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार राज्य स्तरीय बोर्ड की निम्न शक्तियां होती है। तो यहाँ पर जो राज्य होता है दोस्तों, उसमें उसको कौन कौन सी प्रकार की जो शक्तियां है वो दिया गया है, किसके आधार पर, जो इंडियन आपका जो आपका अधिनियम है 1974 का, है ना, इसके तहत है जो राज्य है उसको कौन कौन से शक्ति दे, जानकारी लेने के अधिकार दिए गए, जल के नमूने लेने के अधिकार दिए गए, प्रवेश एवं निरीक्षण का अधिकार दिया है, फिर प्रदूषित पदार्थ को नदी या कुआं में छोड़ने से निषिद्ध करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर जो कूट है वो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, 1 2 3 दिया है, 1 3 एवं 4 दिया है, 1 2 एवं 4 दिया है, फिर 1 2 3 4 दिया है। तो कौन कौन सा अधिकार है दोस्तों, यहाँ पर राज्य को है वो दिया गया है इस अधिनियम के तहत है, 1974 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है। तो जानकारी लेने का अधिकार राज्य को दिया गया दोस्तों, जल के नमूने लेने का अधिकार भी दिया गया, प्रवेश एवं निरीक्षण का भी अधिकार दिया गया, और साथ में प्रदूषित पदार्थ को नदी या कुआं में छोड़ने से निषिद्ध करने का भी अधिकार है। राज्य स्तरीय बोर्ड जो बोर्ड है उसको ये अधिकार है प्रोवाइड किए गए हैं, किसके तहत, तो अधिनियम 1974 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया था, 1964 में, 1974 में, 1984 में, फिर 1994 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से 1974 में दोस्तों यहाँ पर भारत में, है ना, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण का जो अधिनियम है उसको पास किया गया था उसके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण की प्रावस्था 2 का किण्वक एंजाइम है, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, पर ऑक्सीडेज या फिर ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफरेज है दोस्तों आपका प्रावस्था 2 का क्या है, एंजाइम के रूप में रहता है, किसमें, तो जैव रूपांतरण के प्रावस्था 2 होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस प्रक्रिया से धातुओं को वातावरण से अलग किया जाता है, जैव एकत्रीकरण द्वारा, जैव शोषण के द्वारा, फाइटो रिमेडिएशन के द्वारा, फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर धातुओं को वातावरण से अलग करने के लिए दोस्तों आपका जैव एकत्रीकरण है उसका भी प्रक्रिया के अपनाया जाता है, जैव शोषण है इसको भी अपनाया जाता है, और फाइटो रिमेडिएशन है उसको भी अपनाया जाता है। इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको मैं करा रहा हूँ। जैव रूपांतरण में संयुग्मन अभिक्रिया निम्न में से किस प्रावस्था में रखी है, प्रावस्था 1, प्रावस्था 2, प्रावस्था 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रावस्था 2। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रभाव जहरीला नहीं है, कैडमियम का, स्ट्रोंशियम का, कॉपर का या फिर सिल्वर का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रोंशियम धातु है दोस्तों उसका जो प्रभाव है दोस्तों वो जहरीला प्रकृति के है वो नहीं होते, बाकी आपका कैडमियम, कॉपर या फिर सिल्वर है ये जहरीले प्रवृत्ति के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर का क्वेश्चन है। 29वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपोजेनिक। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा दोस्तों, जो आपका मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको एंथ्रोपोजेनिक के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। जो मानवीय क्रियाओं द्वारा जो पर्यावरण में डाले गए जो रासायनिक और जो जैविक कचरे है दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक की संज्ञा वो दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, लाइकेंस सबसे अच्छा सूचक है किसका, वायु प्रदूषण की, जल प्रदूषण की, मृदा प्रदूषण की या फिर ध्वनि प्रदूषण की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो लाइकेंस है दोस्तों वो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक के रूप में है दोस्तों कार्य करते हैं, क्योंकि लाइकेन है दोस्तों वो क्या है, थैलोफाइटा प्रकार की होती है, क्या होती है दोस्तों, थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो क्या करते हैं, कवक और शैवाल से दोस्तों दोनों से मिलकर बना होता है, कवक और जो शैवाल है ना, ये क्या करते हैं, दोनों से मिलकर बनता है। और इसमें जो कवक है दोस्तों, कवक और शैवाल के मध्य दोस्तों सहजीवी संबंध है वो पाया जाता है। और ये दोस्तों इसी की वजह से यहाँ पर प्रदूषण के प्रति क्या होती है, अति संवेदनशील होते हैं, और ये हमें सूचित कर देते हैं कि क्या जहाँ पर ज्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण होगा दोस्तों, मतलब प्रदूषण जैसे प्रदूषित होने लगा वैसे ही वहाँ पर लाइकेन की जो उपस्थिति वो पूरी तरीके से है वो खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे करके। चलिए अगला क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं। 31वां नंबर का क्वेश्चन है,
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पाद होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या फिर मीथेन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो प्रदूषण करने वाला जो सामान्य स्थिति में जो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये यहाँ क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्रदूषित करता है दोस्तों, है ना। नाइट्रोजन होता है वो अक्रिय होता है, इनकी जो उपस्थिति है दोस्तों, नाइट्रोजन वातावरण में वो है 78% है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन है दोस्तों, वो पाया जाता है 20.95% है इनकी उपस्थिति है, वायुमंडल में पाया जाता है ना, जिसको 21% है हम मानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों उसकी जो प्रतिशत है वो 0.003% है, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी उपस्थिति है ना 0.003% है वो होता है वायुमंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका मोटर वाहन है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, CO, है ना। ये है आपका निकलता है, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान उद्योग में या फिर वस्त्र उद्योग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मलबा है दोस्तों उसमें सर्वाधिक रूप से जो रासायनिक प्रदूषण होते हैं क्या किसमें? तो इंडस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चमड़ा उद्योग है ना। तो जो औद्योगिक मलबे से में से दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में जो रासायनिक प्रदूषण है दोस्तों वो चमड़ा उद्योग से है वो होता है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए दोस्तों आप प्रमुख रूप से यही उद्योग है दोस्तों उत्तरदायी होता है। कौन सा है? ये चमड़ा उद्योग है वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन फलस्वरूप उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों वो क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के फलस्वरूप यहाँ पर वे होता है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान में देना दोस्तों, ये आप जो इसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसके आधार पर यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आएगा, है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है दोस्तों? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या फिर प्लास्टिक का थैला। तो यहाँ पर तो नष्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम है वो कौन लेता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्लास्टिक का थैला हो तो दोस्तों अगर उसको सामान्य रूप से आप नष्ट करना चाहो तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। सिगरेट का टुकड़ा है दोस्तों कुछ मिनटों में है वो क्या होता है नष्ट हो जाता है। साथ में चमड़ा का जूता है दोस्तों इसके लिए कुछ महीने है वो लगता है। फोटो फिल्म है दोस्तों इसको आप है 3-4 साल में है वो क्या होता है नष्ट। लेकिन प्लास्टिक का थैला है दोस्तों ये 100 वर्षों तक है भी है कुछ नहीं तो ये बहुत लंबा टाइम है वो लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक अणुओं से, पॉलीमर यौगिकों से या फिर प्रोटीन से। तो यहाँ पर देख जो पॉलीथीन है दोस्तों वो क्या क्या पॉलीमर का जो यौगिक है दोस्तों उनसे मिलकर है वो बनाते हैं। पॉलीथीन में दोस्तों एथिलीन के अणु है दोस्तों आपस में क्या है प्रगण के रूप से है दोस्तों एकदम से है वो जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों उनका जो जैविक रूप से अपक्षय है वो करना भी संभव नहीं होता है। यही कारण जिसके वजह से यही कारण है कि जो प्लास्टिक की थैली है दोस्तों उपयोग के बाद फेंके जाने पर दोस्तों वो अपने आप है जो स्वतः है वो नष्ट नहीं हो पाता है और उसको पूरा हमेशा पर्यावरण को प्रदूषित है वो करते रहता है और उसका प्रदूषण का कारण है वो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, फिर पटना एवं उलूबेरिया के मध्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो BOD है
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी जो सर्वाधिक मात्रा है वो किस नदी में, गंगा नदी में किस क्षेत्र में वो पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाए। कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य दोस्तों यहाँ पर जो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सर्वाधिक मात्रा में है दोस्तों पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में दोस्तों यहाँ पर जो गंगा नदी है उसमें भारी मात्रा में दोस्तों क्या क्या प्रदूषित पदार्थ है वो डाले जाते हैं, और इसी कारण से दोस्तों वहाँ पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा है वो अधिक है वो हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या फिर एट्रोफिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि बीओडी की अधिकता है दोस्तों किसके इंगित करेगा, किसको संकेत करेगा, तो कोई भी क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर मान लो जैसे किसी भी जल क्षेत्र में आप बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा वो बढ़ेगा, तो उसका तात्पर्य क्या होता है, कार्बनिक प्रदूषक तत्व उसकी अधिक मात्रा क्या है, मात्रा में है वो बढ़ रहे हैं दोस्तों। और बीओडी की वजह से जो जलीय निकाय है उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ उनका विघटन हेतु जो सूक्ष्म जीव की है जो होते हैं दोस्तों उनकी संख्या वो धीरे धीरे क्या बढ़ती है, वो बढ़ती हुई चली जाती है, जिससे पूरे जल में दोस्तों घुली ऑक्सीजन की मात्रा वो धीरे से मात्रा को है वो बढ़ने लग जाती है और वो कम होने लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है दोस्तों, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, या फिर ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जल प्रदूषण है दोस्तों उसमें किसकी मात्रा है मापी जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो मापी जाता है। तो इसी से दोस्तों आपका जो बीओडी है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसको है हम प्राप्त कर पाते हैं, ये पता चल पाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, क्यों मैं तो लाया था आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन, लेकिन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इतने टाइम तक आप लोग देखते नहीं है, तो इस वजह से 40 क्वेश्चन है वो कराया। बाकी क्वेश्चन है दोस्तों वो अगला वीडियो में है वो डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।